एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में उसकी पूरी भाजी की एक दुकान थी। वो इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाता था कि उसकी पूरी भाजी की खुशबू से ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी कहीं और नहीं खाई। जो स्वाद तुम्हारे हाथों की बनी पूरी भाजी में है वो और कहीं नहीं। धन्यवाद भैया, ये तो बस ऊपर वाले की दया है। हर रोज की तरह आज भी मोहन की कमाई बहुत ही अच्छी हुई थी। उसने आज की सारी कमाई घर जाते ही अपनी पत्नी को दे दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि मोहन कुछ परेशान है, इसलिए उसने मोहन से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं जी? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है विमला, मैं पूरे दिन पूरी भाजी बेचने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और शाम तक बस ये थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग आपके हाथ की पूरी भाजी खाने दूर दूर से आते हैं। आपकी आमदनी इतनी अच्छी होती है और भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। रहने को घर है, खाने को पेट भर खाना है, पहनने को कपड़े हैं, और भला हमें क्या चाहिए? तुम बहुत भोली हो विमला। आज के समय में इतने पैसों में क्या होता है? पिछले कुछ समय में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन खाने का अगर जरा सा दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप दिन के 2000 रुपए की बचत करते हैं। महीने के 50 से 60 हजार रुपए की बचत करने के बाद भी आपके मन में पैसों का लालच आ रहा है जी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अब मोहन अगले दिन अपनी दुकान खोलता है और कम सामान में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो पूरियों के आकार को छोटा कर देता है और सब्जी के लिए बड़ी कटोरियों की जगह छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसे 2 प्लेट पूरी भाजी बेचकर भी 3 प्लेट पूरी भाजी का मुनाफा होता है। मोहन भैया, रोज मैं तुम्हारे यहाँ 1 प्लेट पूरी भाजी खाता था तो मेरा पेट बिल्कुल अच्छे से भर जाता था, लेकिन आज न जाने क्यों 1 प्लेट पूरी भाजी में पेट ही नहीं भर रहा। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। अगर 1 प्लेट से पेट नहीं भरा तो 1 प्लेट पूरी भाजी और खा लो। ठीक कह रहे हो भैया, लाओ 1 प्लेट और लगा दो। अब मोहन अपनी हर रोज की कमाई से 1.5 गुना कमाई करता है। इतने से फर्क से उसके ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ उस पर, लेकिन 1.5 गुना मुनाफा कमाने के बाद भी मोहन संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक न हो, इसलिए वो छोटी पूरियां बनाने के बजाय उनको पतला करके बेलना शुरू कर देता है, जिससे वो कम आटे में ही ज्यादा पूरियां बनाता है। और अब वो सब्जी में पहले से आधे आलूओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और सब्जी को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का घोल मिलाकर डालने लगता है। धीरे धीरे सभी ग्राहक उसके हाथ की बनी पूरी भाजी में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये तुमने कैसी पूरी भाजी बनाई है भैया? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी नहीं बल्कि तला हुआ पापड़ खा रहा हूँ। और ये आलू की सब्जी, इसमें आलू ढूंढने के लिए तो लगता है मुझे तैरकर खुद ही इसके अंदर जाना होगा। सच में भैया, तुम्हारे हाथ की पूरी भाजी खाने के लिए लोग पहले दूर दूर से आया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे हाथ की पूरी भाजी में कोई स्वाद ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हम अपने घर पर ही पूरी भाजी बनाकर खा लें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? कल भी मेरी पूरी भाजी में ऐसा ही स्वाद था और आज भी मेरी पूरी भाजी में वैसा ही स्वाद है। धीरे धीरे मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। तभी एक दिन गांव के जमींदार जी का खास आदमी उसकी दुकान पर आया। आपने क्यों इतनी दूर चलकर आने का कष्ट किया मालिक? आप हुक्म कर देते तो मैं खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। मोहन, हमने दूर दूर के गांव में तेरे हाथ की पूरी भाजी के चर्चे सुने हैं। लोग तो कहते हैं कि जो एक बार तेरे हाथ की पूरी भाजी खा ले तो अपनी उंगलियां चाट जाता है।
जमींदार जी के पोते के मुंडन पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है और वो चाहते हैं कि सभी गांव वालों के लिए खाना तुम ही बनाओ। इसलिए मैं ये एडवांस पैसे लाया हूँ। अगले हफ्ते के बुधवार को तो सबके लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना दियो और जरा सी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जमींदार साहब की इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब गांव वाले जमींदार जी की दावत की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब मोहन एडवांस में मिले पैसों से दावत में बनाने के लिए सामान खरीदने जाता है, लेकिन सामान खरीदते हुए अचानक उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि भला सिर्फ गांव वालों की ही दावत के लिए इतना सामान लेने की क्या जरूरत है। इसीलिए वो कम सामान खरीदकर दिए गए पैसों में से कुछ पैसे बचाकर अपने पास रख लेता है और कम सामान लेकर दावत बनाने के लिए जमींदार जी के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो मदद के लिए एक लड़के को भी अपने साथ लेकर जाता है और जमींदार साहब के घर के पीछे खाना बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते जमींदार जी के यहाँ सभी गांव वाले, उनके सभी मेहमान आने लगते हैं। वाह भाई, खाने की खुशबू तो जोरदार आ रही है। आज तो दावत खाने का मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले जमींदार जी के खास मेहमानों को खाना परोसा जाता है। उसके बाद गांव के सभी लोग अपने सामने इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारा खाना सफाचट हो जाता है। अरे ओ भैया, हमें भी तो खाना परोसो, कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। क्या कहा? खाने के इंतजार में बैठे हो? अरे तुम लोगों ने तो सब कुछ खा पीकर सफा चट कर दिया और कह रहे हो कि खाना परोसो। अरे अब जाओ यहाँ से, खाना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं, इतना सब खाकर भी इनका पेट नहीं भरा। लेकिन उस्ताद, गांव के आधे लोगों ने तो अभी दावत खाई ही नहीं। जब आपको जमींदार साहब ने खाने के पूरे पैसे दिए हैं तो आपने सबके लिए भरपूर खाना क्यों नहीं बनाया? तू मुझसे जुबान मत लड़ा, मैंने तो सबके लिए ठीक से ही खाना बनाया था, लेकिन ये लोग न जाने कौन से जन्म के भूखे हैं, सभी लोगों का खाना अकेले ही खा गए। जमींदार जी के यहाँ कम खाना बनने की वजह से वहाँ आए आधे गांव वाले भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन जमींदार साहब के आगे वो कुछ बोल नहीं पाते और बिना खाए पिए ही अपने घर आ जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक पूरे गांव में यही बात चलती रहती है कि तभी जमींदार जी का खास आदमी किसी काम के लिए गांव में आता है और लोगों को ये बातें करते हुए सुन लेता है। अरे भैया, हमने तो सुना था जमींदार जी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े आदमी हैं। अरे काहे के बड़े आदमी, गांव वालों को एक दावत तो ठीक से दे नहीं पाए। अगर उन्हें ऐसा ही करना था तो दावत देने की भला जरूरत ही क्या थी? आधा गांव उनके यहाँ से भूखा लौटा है। और नहीं तो क्या भैया, इससे अच्छा तो दावत में बुलाते ही नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार जी के खास आदमी को कुछ समझ नहीं आता और वो उन लोगों से पूछते हुए कहता है, ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? आपको जमींदार जी की दावत में खाना नहीं मिला? अरे भैया, खाने का एक निवाला तक नहीं मिला। उस आदमी की बात सुनकर जमींदार जी के खास आदमी को मोहन पर शक होता है और वो उससे बात करने सीधे उसके दुकान पर जाता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ मोहन? ये गांव वाले जमींदार जी के बारे में ये सब क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें सभी गांव वालों की दावत के लिए सामान के पूरे पैसे दिए थे तो दावत में आधे गांव वाले भूखे कैसे रह गए? उसकी बात सुनकर मोहन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहता है, मालिक, आप नहीं जानते ये गांव वाले कितने बड़े भुक्कड़ हैं। मैंने तो सब लोगों के लिए भरपेट खाना ही बनाया था, लेकिन उस सारे खाने को लोग कब चट कर गए मुझे पता ही नहीं चला। एक एक आदमी ने दावत में 4-4 बार खाना खाया है। तो आप ही बताइए मालिक, इसमें भला मेरी क्या गलती है? ये लोग तो खाने को देखकर उस पर ऐसे झपट पड़े जैसे जिंदगी में पहले कभी इन्होंने खाना देखा ही ना हो। मोहन की बात सुनकर उस आदमी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो बिना कुछ कहे ही उसकी दुकान से चला जाता है। तभी मोहन के दुकान पर काम करने वाला छोटू उससे दावत वाले दिन के काम के पैसे मांगने आता है।
मालिक, उस दिन दावत में मैंने जो काम किया था, आप मुझे उसके पैसे दे दीजिए। मुझे आज मेरी माँ की दवाइयाँ लेकर जानी है। आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कहा? दावत में काम करने के पैसे? मेरी बात ध्यान से सुन ले। तेरी तनख्वाह के अलावा तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एक तो पूरे दिन यहाँ एक काम नहीं करता, ऊपर से दावत के पैसे मांग रहा है। मालिक, मैंने रात भर रुककर आपके साथ सारा काम किया था। आपको मुझे मेरे पैसे तो देने ही होंगे। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आता क्या? एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुझे। निकल जा यहाँ से। मोहन के ऐसे बर्ताव से छोटू को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में जमींदार के खास आदमी के पास जाकर उसे मोहन की सभी करतूतों के बारे में बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है मोहन के सर पर पैसों का लालच कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे जरूर मिलेंगे और उसे उसके किए का हर्जाना भी जरूर भरना पड़ेगा। जमींदार जी का आदमी छोटू को लेकर अब मोहन की दुकान पर जाता है। छोटू और उस आदमी को एक साथ देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो आदमी मोहन से कहता है, क्यों भाई मोहन, लगता है पैसों का कुछ ज्यादा ही लालच आ गया है तुम्हारे मन में। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? लालच? कैसा लालच? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मुझे छोटू ने सब बता दिया है, कैसे तुमने दावत के उन पैसों में से आधे पैसे अपने पास रख लिए और इसके काम की मजदूरी भी इसे नहीं दी। तुम जैसे लालची और मक्कार आदमी का हिसाब तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अब वही तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। पुलिस को मत बुलाइए। मैं अभी से इसकी मजदूरी और आपको आपके पैसे लौटा देता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जमींदार साहब के आदमी से डरकर मोहन छोटू को उसकी मजदूरी और उस आदमी को बचे हुए सारे पैसे दे देता है। तभी वो आदमी मोहन से कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव में जमींदार साहब की कितनी बदनामी हुई। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो अभी के अभी मेरे साथ पंचायत में चलो और सब गांव वालों के सामने अपने मुंह से अपनी इस करतूत को बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस के डर से मोहन सभी गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है कि उसने लालच में आकर ऐसा किया, जिससे पूरे गांव में जमींदार साहब की बदनामी हुई। मोहन सभी गांव वालों से माफी मांगता है, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद सभी गांव वालों के बीच उसकी बहुत बदनामी होती है, जिस कारण वो अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है और उसे अपने लालच के कारण एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। रामकिशन अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। रामकिशन यूं तो आलसी था, लेकिन उसकी पत्नी माला अपने पति के आलस से परेशान थी। लेकिन अब वो खुद तो आलस नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो खुद खेतों में जाकर काम करने का मन बनाती है। ना जाने मेरी किस्मत में यही आलसी इंसान लिखा था क्या? पूरा दिन खाट तोड़ता रहता है, खाना और फिर उसे निकालने जाना, बस यही तो काम कर रहा है। माला खेतों में काम करती हुई खुद से ये बोल रही थी कि तभी उसके पास खेतों से गुजर रही बिजली आती है और माला से कहती है, अरे रे कितनी धूप है, और माला तो इतनी धूप में काम कर रही है, मेरी स्किन तो इतनी धूप में झुलस जाती, मुझे तो तुझे देखकर ही तरस आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, तेरी तरह फैशन करके घर में रहूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? तू तो जानती है ना कि मेरा पति सारा दिन आलस करता है। देख माला, मेरी बात तुझे हमेशा से बुरी लगती है, लेकिन मैं सच बोलती हूँ, अब जब अपने पति को इतना आलसी बना ही दिया है तो घर में बड़ा बड़ा खाक ही तोड़ेगा ना। देख बिजली, अच्छा होगा कि तू मेरे पति के बारे में सोचना छोड़ दे। अपने पति को देखा है कैसे पूरे दिन बस बैठा रहता है और खाता रहता है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह जुगाली करता है, और करता ही क्या है? अजब, बेशक मेरा मर्द खाता रहता हो,
लेकिन कमा कर तो लाता है ना। उसी की कमाई से तो इतना सज धज कर लाली लिपस्टिक लगाकर घूमती हूँ। जो भी कह ले तू माला, लेकिन मेरा पति तेरे पति से तो बेहतर ही है ना। इतना कहकर बिजली वहां से चली जाती है, लेकिन माला को बिजली की ये बात खटक जाती है। अब माला टोकरी में बैंगन तोड़कर घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उस टोकरी को पटक देती है। अरे अरे, क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों है? किसी ने अपनी गाय भैंस खेत में खुली छोड़ दी क्या? गाय भैंस का तो पता नहीं, लेकिन मेरे गले में जो ये बैल बंध गया है उसका मैं क्या करूं? देखो माला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मुझसे ये खेती वेती नहीं होती। धान गेहूं बो देते हैं, महीनों महीनों तक की छुट्टी, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अजी, उस धान गेहूं से कितने वक्त की रोटी खा लोगी? तुमसे और कहीं काम तो देखा नहीं जाता ना। ये तुम्हारा फैसला था। अब अपने फैसले पर पछताओ या अपना सर पीटो, मुझे उससे क्या। रामकिशन को माला कितना भी ताने दे ली, कितना भी सुना ली, लेकिन उसके कान पर ज्यों तक नहीं रेंगती थी। अब माला भी क्या करती, वो हार कर अपना घर चलाने के लिए काम करती है। माला सुबह घर का काम करके जाती और पूरे दिन खेत में रहने के बाद शाम को लौट कर घर आती और फिर खाना पीना बनाती। लेकिन रामकिशन पूरा दिन खर्राटे मारता रहता। अब एक रोज सुबह सुबह माला खाना बना रही होती है। अजी, सुबह हो चुकी है, अब हल्का होने जाओगी या फिर पीछे से लोटा लेकर मैं आऊं? तुम अपना काम करके खेत में क्यों नहीं जाती हो? मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। माला और रामकिशन आपस में नोक झोंक कर रहे होते हैं। तभी गांव का सेठ किरोड़ीमल रामकिशन को बाहर से आवाज लगाता है। अरे ओ रामकिशन, रामकिशन कहाँ है? जरा बाहर तो आना। अरे बाप रे, आ गया कर्जदार। जाओ देखो, अब सुबह सुबह जलील होगी तुम। माला जैसे ही बाहर जाती है, सेठ किरोड़ीमल माला को देखकर कहता है, अरे अरे, रामकिशन नहीं है क्या? मैं तो कर्ज के पैसे लेने आया हूँ। अब तो कर्ज के पैसे भी इतने हो गए हैं कि तुम ब्याज भी चुकाने लायक नहीं रहे हो। सेठ जी, जल्दी आपकी पाई पाई चुका दूंगी, बस जो सोच रखा है वो पूरा हो जाए। सोच कर तो तुम दोनों ने ये भी रखा था कि गांव में अपनी इस छोटी सी झोपड़ी की जगह महल बनाओगे, लेकिन वो सपना है, कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं 15 दिन की मोहलत देता हूँ, मुझे अपने ब्याज के पैसे तो चाहिए ही चाहिए। जी सेठ जी, 15 दिन क्या, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा उतार दूंगी। चल ठीक है, मान ली तेरी बात, लेकिन 1 महीने से 1 भी दिन ज्यादा हुआ तो घर से सामान फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है। अब माला घर में आती है और रामकिशन से कहती है, अजी तुमसे कुछ नहीं होता और कर्जदार आकर तुम्हारी बीवी को सुना जाते हैं तो तुम्हारा खून भी नहीं उबलता क्या? मर्द के नाम पर कलंक हो तुम। ये लो मेरी चूड़ियां और पहन लो। तो मैं कहा था, सब्जी की खेती करने के लिए अब तुम्हें टमाटर की खेती करने का भूत सवार है। करो जो दिल में आए, मुझे मत कहना खेत में जाने के लिए। मेरा बस चले तो तुम्हें कब का छोड़ कर चली जाओ, लेकिन शादी के वो 7 बंधन, वो कस्में, वो वादे मुझे जाने ही नहीं देते। हाँ हाँ, अच्छी बात है, वही याद रखो। अगर तुम चली जाओगी तो मेरे खाने पर भी आफत हो जाएगी। अब माला गुस्से में खेतों की तरफ चली जाती है। इधर बिजली माला के घर से सेठ किरोड़ीमल को जाते हुए देखकर अपने पति गंगू से कहती है, जो कि प्लेट भरकर खाना लिए बैठा होता है, अजी सुनते हो, अभी अभी सेठ किरोड़ीमल माला को सुना कर गया है, कह रहा था कि माला ने उसका कर्जा नहीं उतारा है। अजी मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप हैं कि सब खाने में लगी हैं। अरे बिजली, वापस करो मेरी प्लेट, मुझे जोरों की भूख लगी है। और अगर माला भाभी ने कर्ज लिया ही है तो क्या तुम चाहती हो वो कर्ज मैं चुकता करूं? अरे वो सेठ किरोड़ीमल तो ना जाने माला को क्या क्या कह रहा था, मुझे तो उसकी गंदी नजर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बस भी करो बिजली, कितना मिर्च मसाला लगाकर बताओगी? बेचारे से तो चश्मा भी नहीं संभाला जाता, वो माला भाभी को क्या देखेगा? बिजली की हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी, और जब वो माला के घर सेठ किरोड़ीमल को देखती है तो उसमें भी 2-4 बातें लगाकर सबको बताती है। लेकिन इधर माला जिस वजह से कर्ज में डूबी हुई थी, उसे आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई थी।
मैंने खेतों में टमाटर के पौधे तो लगा दिए हैं, बस अब फसल अच्छी हो जाए, फिर देखना मैं इन गांव वालों को बताती हूँ और सबसे पहले तो अपने निकम्मे निठल्ले आलसी पति को बताऊंगी। माला टमाटर की खेती करना चाहती थी, लेकिन टमाटर बहुत ज्यादा सस्ते थे, जिस वजह से रामकिशन और कई लोग माला को टमाटर की खेती ना करने की सलाह देते हैं। हालांकि बहुत लोग तो उसका मजाक भी बनाते हैं। अब देर शाम माला घर आती है तो बिजली अपने दरवाजे पर बैठी होती है और वो माला से कहती है, अरे माला, मैंने सुना है तुम टमाटर की खेती कर रही है। बैंगन से अच्छे खासे पैसे तो कमा रही थी, फिर 10 रुपए किलो टमाटर की फसल क्यों लगाती? मेरा मन कर गया टमाटर की खेती करने का। वो क्या है ना, मुझे टमाटर की चटनी बहुत पसंद है और मैं उसे अपने चेहरे पर मल मल कर तेरी तरह गोरी हो जाऊंगी और लाली लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ेगी, इसीलिए लगाई है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे टमाटर तो नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब पड़ोसी होने के नाते रोज 1-2 किलो टमाटर तो मिल जाएंगे ना, और तेरे चेहरे पर रंगत आ जाए तो मुझे 2-4 टमाटर अपने चेहरे पर मलने को भी दे दियो। सोचना भी मत, 1 किलो टमाटर क्या, मैं तुझे 1 टमाटर ना दूं, और 1 किलो टमाटर से तेरी गंगू का क्या होगा? उसके लिए तो पूरे टमाटर से भरा हुआ ट्रक भी कम पड़ेगा। माला टमाटर की खेती तो कर लेती है, लेकिन टमाटर सस्ते होते हैं। हर कोई माला का मजाक बना रहा था। इधर कुछ ही समय बाद माला की फसल बहुत अच्छी होती है, जिससे पहले बार में ही माला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे देखो देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। अब तो सेठ का सारा कर्जा चुका दूंगी और एक सुंदर सा घर बनवाऊंगी, जिसमें सिर्फ मैं और मैं रहूंगी। तुम्हें उस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे इसमें से थोड़े से पैसे मुझे भी मिल जाते तो मैं तो बस कह रहा था, बाकी मर्जी तुम्हारी। अजी सोचना भी मत, अभी भी वक्त है। गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ मेहनत करो, तो इसमें से आधे पैसे तुम्हारे। माला की फसल बहुत अच्छी होती है, गांव वाले भी माला की तरक्की से जलने लगते हैं। माला सेठ के भी सारे पैसे चुका देती है। इतना ही नहीं, पैसे देखकर अच्छे अच्छे की चाल बदल जाती है। ऐसा ही रामकिशन के साथ भी होता है। वो अपना आलसपन और बिस्तर छोड़कर टमाटर के खेत में टमाटर को तोड़ने पहुंचता है। अरे भाई साहब, क्या बात है, पैसे नहीं थे तो टमाटर की खेती में ही पहुंच गए। टमाटर लेने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं बिजली भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, बस मैं सोच रहा था थोड़ी मेहनत मैं भी कर लूं। कब तक माला ही खेतों में काम करने आया करेगी? देखिए भाई साहब, मैं तो ठहरी आपकी पड़ोसन और मुझे सब खबर है। वहाँ माला पैसे गिन रही है और आप यहाँ टमाटर तोड़ रहे हैं। कितना फर्क है आप दोनों में। बल्कि पैसे गिनने का काम तो मर्द का होता है और औरत तो बस मेहनत करती है। बात तो बिजली की बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे भी आज मेरा पहला दिन है। माला तो खेतों से लगाव रखती है, वो खेतों में जरूर आएगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। रामकिशन को माला सुबह उठते ही खेतों में भेज दिया करती और अब रामकिशन ही मंडी जाकर टमाटर बेचकर पैसे लाता और उन सारे पैसों का हिसाब माला रखती। रामकिशन को भी ये सारी चीजें बहुत खटकने लगी। इधर टमाटर के रेट एकदम से गिर जाते हैं। मुझे तो तुम्हें खेत में भेजना ही नहीं चाहिए था, तुम ही पनौती हो जी। जैसे ही खेतों में कदम रखा, लक्ष्मी जी भी नाराज हो गई। माला, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझ पर बिल्कुल किसी सेठानी की तरह बर्ताव कर रही हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, पति हूँ। अभी मेरा दिमाग खराब है। अच्छा होगा कि मुझसे बात ही मत करो, जाओ यहाँ से। रामकिशन खेतों में मेहनत करने लगा था। आलसपन भी उसने छोड़ दिया था, लेकिन उसकी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर वो उदास हो जाता है और गांव के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब राजू कहीं से जा रहा था और वो रामकिशन को देखकर उसके पास आता है। बड़े दिनों बाद नजर आया है रामकिशन। सुना है आजकल तो तू खेतों में भी जाने लगा है, लेकिन कुछ ही समय पहले मैंने ये भी सुना है कि टमाटर के भाव गिर गए हैं। ये सब मेरी बीवी का किया धरा है। वो मुझे नौकर बनाना चाहती है, अब और नहीं, मुझे माला से तलाक चाहिए। अरे रामकिशन, ये तो कैसी बातें कर रहा है। बल्कि माला भाभी तो बहुत समझदार है। जब तू पूरे दिन खाट पर पड़ा रहता था तो वो तुझे खाना पानी और खेतों में काम करने भी आया करती थी।
पैसा सबको बदल देता है और पैसे की वजह से उसे घमंड हो गया। टमाटर की खेती करने का फैसला उसका था और जब टमाटर के भाव बढ़े तो उसका अंदाज ही बदल गया। अरे भाई, माला भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उनको माफ कर दो। आखिर गलती तो सबसे होती है ना, क्यों बेकार में इतनी बात बढ़ा रहा है? अरे भाई, जल्दी सब सुलझाओ। मेरे समोसे की चटनी खत्म हो गई है, मुझे चटनी लेने जाना है और मैं ये चटपटा मसाला खाना भी नहीं चाहता। तुम लोग ये जल्दी सब सुलझाओ तो मैं चटनी लेने जाऊं। गंगू, ज्यादा बकवास करी ना बीच में तो तुझे चटनी लगाकर मैं खा जाऊंगा, समझा? और तू भी चुप कर राजू, खुद तो 30 साल का हो गया है, अभी तक शादी नहीं हुई तेरी। तू मुझे सिखा रहा है क्या करना है क्या नहीं। रामकिशन अब माला के बदले हुए बर्ताव को देखकर ये ठान चुका था कि अब उसे माला के साथ और नहीं रहना है, जिसके बाद अब वो ये फैसला गांव वालों को भी बताना चाहता था। इसीलिए अगले दिन रामकिशन अब गांव में पंचायत बैठाता है, जिसमें गांव के ज्यादातर लोग मौजूद थे। वहां गंगू, बिजली, राजू, माला और भी कई लोग आए हुए थे। जिसके बाद रामकिशन सभी गांव वालों के आगे माला की शिकायत करते हुए कहता है, मुझे माला से तलाक चाहिए, इसीलिए मैंने सभी पंचों को एक साथ बैठाया है। मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, ये जो तू करने जा रहा है वो बहुत गलत है। मुझे मत बता राजू, क्या गलत है क्या नहीं। मैंने माला के साथ जिंदगी काटी है और आगे भी काटने का फैसला किया था, लेकिन माला मेरे साथ खुशी नहीं है। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने एक बार मुझसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे आपसे अलग होना है या नहीं, मुझे आपके साथ रहना है या आपसे दूर रहना है। अरे ये सब तो मैं सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि आपको अकल आ जाए और आप अपना आलस छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। मैं भी तो चाहती हूँ कि मैं सारा दिन घर में आपका इंतजार करूँ और आप मुझे कमा कर ला कर दें, लेकिन आपने तो हमेशा अपने आलस को ही पहले रखा। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये सब किया। मानती हूँ मुझ में थोड़ा सा घमंड आ गया था, लेकिन मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे आपके साथ रहना है। नहीं माला, टमाटर के भाव के साथ साथ तुम्हारे भाव भी बढ़ गए हैं, मुझे तुम बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना सुनते ही माला अपने पति रामकिशन के पैरों में गिरकर रोने लगती है और रामकिशन अपनी पत्नी को भरी सभा में अपने पैरों पर गिरा रोता देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी जो भी कर रही थी वो उसके लिए ही कर रही थी। भले ही उसमें थोड़ा सा घमंड आ गया था, लेकिन वो अपने पति से अलग नहीं रह सकती। अब अगली सुबह होते ही जब रामकिशन मंडी जाता है तो उसे पता चलता है कि टमाटर के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अरे क्या बात है, एक बार फिर लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। माला, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अब तो टमाटर में मुनाफा हो या घाटा, मुझे तो बस टमाटर की खेती करनी है। रामकिशन जब घर आता है और अपनी पत्नी को ये बताता है कि टमाटर के भाव एक बार फिर बढ़ गए हैं, तो रातों रात रामकिशन के खेत में बिजली और उसका पति मिलकर टमाटर की चोरियां कर लेते। लेकिन बिजली के पैर का एक पायल और गंगू के हर वक्त खाने की आदत से केले का छिलका वहीं गिर जाता है और खेत में बिजली और गंगू आए थे ये सबूत उन्हें मिल जाता है, जिस वजह से अब बिजली और गंगू को टमाटर की कीमत की दुगनी भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन असली जीत तो माला की होती है, जो कि अपने फैसले पर अटल रही। साथ ही उसने कर्जदार का कर्ज भी चुकाया और अपने आलसी टमाटर वाले पति को एक मेहनती टमाटर